नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अरविंद सर, स्वागत है आप लोगों का। आते हैं आज थोड़ा सा हिंदी कुछ सीखते हैं, कुछ लेकर चलते हैं। तो अगर बात की जाए हिंदी व्याकरण की, हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा तो दो चीज़ें हैं, एक व्याकरण है और एक भाषा है। दोनों का संबंध किससे है? हिंदी से है। यानी व्याकरण का भी संबंध हिंदी से है और भाषा का भी संबंध हिंदी से है। यानी यहाँ दो चीज़ें हमको मिल रही है, एक हिंदी व्याकरण मिल रहा है और एक हिंदी भाषा। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा, यानी भाषा कहते किसे हैं, भाषा होती क्या है। तो भाषा की परिभाषा हम आज देख लेते हैं। भाषा साधारणतः, लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकें। साधारणतः हम जो कुछ भी बोलते हैं साधारणतः हम जो कुछ भी बोलते हैं वही हमारी भाषा है। साधारणतः हम जो कुछ भी बोलते हैं वही हमारी भाषा है। भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे से कहते हैं तथा दूसरे की बातों को समझते हैं, तथा दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से, ये भास है, भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना, बोलना या भाषण देना, बोलना या भाषण देना। यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वह क्या होती है, हमारी भाषा होती है। जैसे जानवर भी बोलते हैं तो जानवर की भाषा होती है, पक्षी बोलते हैं तो पक्षियों की भाषा होती है। इत्यादि चीज़ें जो भी हमको कुछ सुनाया जाता है वो क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का भाषा होता है। जैसे देशों की भी अलग अलग भाषाएं होती हैं तो देशों की भाषाएं हैं। फिर कहते हैं भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को क्या करते हैं, दूसरों से कहते हैं तथा दूसरे की बातों को समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के किससे बना हुआ है, भाष धातु से बना हुआ है और इस भाषा का अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। ठीक, यानी बोलने का मतलब बोलने से है, भाषण देने का भी मतलब किससे है, बोलने से ही है। यानी दोनों का मतलब क्या होता है, बोलना या भाषण देना। अब देखिए ये जो भाषा है हमारी कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। यानी भाषा की बात तो हम जान गए। अब हिंदी भाषा यानी इसका नाम हिंदी कैसे पड़ा, लेकिन इससे जानने से पहले एक चीज़ और हम जानते हैं कि इस भाषा के कितने स्वरूप होते हैं। तो भाषा के कितने स्वरूप होते हैं, तो भाषा के 3 स्वरूप होते हैं। स्वरूप यानी इसका तरीका, रूप क्या होता है। थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिएगा। आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा, आप लोग भी लिख रहे हैं।
लोग तो पढ़े हुए हैं। यानी भाषा के 3 स्वरूप होते हैं ना। जो इसका पहला स्वरूप होता है वो क्या होता है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक होता है। और इसका जो दूसरा स्वरूप होता है यह होता है मौखिक। और इसका जो तीसरा स्वरूप होता है यह होता है लिखित। यानी कभी भी किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसके संकेत को समझते हैं। इसके बाद मौखिक यानी उसको बोलकर समझते हैं। फिर क्या करते हैं? हम उसको लिखित रूपों में परिणित करते हैं। सांकेतिक भाषा, जैसे कभी आप रास्ते से चलते हैं, देखते हैं ऐसे किए रहता है, यानी दाएं से आपका मोड़ है, बाएं किए रहता है, इधर से मोड़ है, आगे अंधा मोड़ है, इत्यादि चीज़ें ये क्या होती है? हमारे संकेत होती हैं। स्काउट गाइड में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ये झाड़ियाँ हैं, यहाँ पत्थर रखना है, यहाँ पर 3 पत्थर की झाड़ियाँ रखनी है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया गया होगा। ये सांकेतिक होती है। लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? तुरंत बोल देते हैं। और जब हम लिखित रूप इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लिखते हैं। सबसे अंतिम किसका विकास हुआ है? तो लिखित रूप का विकास हुआ। सबसे पहले सांकेतिक रूप का विकास हुआ है। जैसे आप समझ सकते हैं, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो वह क्या तुरंत बोलना शुरू करता है? नहीं। अगर आप कभी उसके सामने डीजे बजाते हैं तो क्या हंसता है? नहीं हंसेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलना और सुनना नहीं जानता है। ठीक, वो क्या समझता है? संकेत को समझता है। जब आप सर हिलाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं तो क्या करता है? हंसता है। ठीक, और वही बालक जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो माँ बाप के साथ क्या करता है? बोलना सीखता है। यानी ये जो सांकेतिक भाषा थी इसका परिवर्तन अब किस में हो गया? मौखिक भाषा में हो गया। अब वह बच्चा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है तो विद्यालय जाता है और विद्यालय में जाकर क्या करता है? लिखित रूपों को सीखता है। यानी भाषा के 3 रूप होते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। ये 3 रूप होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर भाषा हिंदी है तो हिंदी भारत में आई कैसे और इसका नाम हिंदी पड़ा कैसे? थोड़ा सा इधर देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत है। थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ, हिंदी का हूँ। अगर कहीं भी नक्शे में गड़बड़ी आती है तो आप लोग समझ सकते हैं। ये भारत है। यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। इसका नाम है सिंधु नदी। जब यह सिंधु नदी यहाँ से निकलती, इसके इस तरफ रहने वाले लोगों को सिंधुवासी कहा जाता था। सिंधुवासी यानी सिंधु के इस पार रहने वाले लोगों को सिंधुवासी कहा जाता था। सबसे पहले भारत में कौन आते हैं? ईरानी आते हैं। और जब ईरानी आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं। और अभी मैं आपको बताया कि हर देश की भाषा अलग अलग होती है। जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के आप जौनपुर ज़िले में रह रहे हैं, तो जौनपुर का जो पश्चिमी प्रांत होता है वहाँ पर आपकी अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक, यानी अवधी भाषा मिक्स है। और जो पूर्वी प्रांत होता है वहाँ पर आपकी भोजपुरी बोली जाती है। तो यहाँ की भाषा में भी क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर आया। यही उत्तर प्रदेश के आप अवध प्रांत में चले जाएंगे तो क्या बोली जाती है? शुद्ध अवधी बोली जाती है। जब इसी उत्तर प्रदेश के आप ब्रज के प्रांत में चले जाएंगे तो ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा में रा को क्या बोलते हैं? रा को ड़ा बोलते हैं। जैसे कभी वो घोड़ा को घोड़ा नहीं कहते, घोड़ा को घोड़ा कहते हैं। ठीक, लड़का को लड़का नहीं कहते हैं, लड़का को लड़का कहते हैं। यानी हम क्षेत्र में भी देखते हैं कि भाषाओं में अंतर आ जाता है। इसी प्रकार जब ईरानी भारत में आते हैं तो उस सिंधु को सिंधु नहीं कह पाते हैं,
यानी ये जो सिंधु शब्द था इसको सिंधु नहीं कह पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ ब्रज में ड़ा को ड़ा नहीं पढ़ते हैं, ड़ा को रा पढ़ते हैं, यानी घोड़ा को घोड़ा नहीं, घोड़ा को घोड़ा कहते हैं। उसी प्रकार उत्साह को सा नहीं कह पाते थे, उत्साह को क्या कहते थे, ह कहते थे। और ध को ध नहीं कह पाते थे, ध को क्या कहते थे, वो द कहते थे। बाकी सभी स्वरों का उच्चारण वो कर लेते थे और इसके बाद न को भी वो न बोल लेते थे। इस प्रकार उनके मुख से जो सिंधु शब्द निकला वो क्या निकला, हिंदू निकला। यानी यही सिंधु शब्द क्या बन गया, उनके मुख से हिंदू बन गया। यानी स्वरों का उच्चारण कर रहे थे, सिंधु से वो किसको बोल दिए, हिंदू बोल दिए। और इसी हिंदू शब्द का जो व्यापक रूप बना वो क्या बना, हिंद बना। और इस हिंद का जो विस्तृत और व्याकरणिक रूप बना वो क्या बना, हिंदी बना। यानी सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद और हिंद से बन गया हिंदी। यही हिंदी हमारी क्या है, भाषा है। वैसे अगर वास्तविकता देखी जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है तो यह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। यानी यही आदत है कि भाषा हमारी है और लाया कौन, फारसी शब्द लेके आया। यानी हिंदी का अपना नाम भी अपनी भाषा का नहीं है, ये नाम किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। अभी तो जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य भी कई रूपों में लिखा गया और कई खंडों में लिखा गया, कई लोगों ने लिखा। और वहाँ तक बता दें कि आपको हिंदी का प्रथम इतिहास जो लिखा गया वह हिंदी भाषा का इतिहास लिखने के बावजूद भी वो किस भाषा में है, वो फ्रेंच भाषा में है। सोच लीजिए, यानी अलग अलग भाषाओं को समाहित किए हुए है। हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है जो समस्त भाषाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। देख लेते हैं, अब हमको हिंदी मिल गया और भाषा की भी जानकारी हो गई। अभी आपका एक शब्द बचा हुआ है, व्याकरण। चलिए व्याकरण की भी परिभाषा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको ले सकते हैं आप लोग। चलिए अभी हम सिलेबस को स्टार्ट नहीं किए, अभी हम केवल शब्द को देख रहे हैं कि हिंदी में कौन शब्द कहाँ से आए हैं और इनका स्वरूप क्या होता है। देखते हैं व्याकरण। अब व्याकरण कहते किसे हैं, कहते हैं किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने एवं शुद्ध रूप से परिमार्जित व परिष्कृत करने के स्वरूप को व्याकरण कहते हैं। यानी किसी, अथवा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने अथवा जानने के तरीकों को क्या कहते हैं, व्याकरण। व्याकरण कहते हैं। यानी जिसके माध्यम से, व्याकरण के ही माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भाषा को शुद्ध पढ़ सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध रूप से उसको समझ सकते हैं। यानी वही क्या हो जाता है, हमारा व्याकरण होता है। अगर हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें हमको क्या पढ़ना होगा, व्याकरण के नियमों को पढ़ना होगा। व्याकरण का नियम क्या होता है, व्याकरण का अपना नियम होता है। जैसे आप हिंदी में दो चीज़ें पढ़ते होंगे, एक व्याकरणिक हिंदी होता है, सॉरी, एक होता है व्याकरणिक हिंदी, हिंदी। दूसरा होता है, ये देखिए व्याकरणिक हिंदी, दूसरा होता है मानक हिंदी। मानक हिंदी, व्याकरणिक हिंदी का मतलब होता है व्याकरण के माध्यम से जो हिंदी पढ़ी जाती है उसे व्याकरणिक हिंदी कहते हैं। और मानक हिंदी, मानक के आधार पर जो पढ़ी जाती है उसे मानक हिंदी कहते हैं। यानी समाचार पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में जो हिंदी लिखी जाती है उसे मानक हिंदी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हिंदी को लिखा है हिंदी,
यहाँ पर मैंने न लगाया है, लेकिन न को जब हम अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं हिंदी, ये आपका क्या हो जाता है, मानक हिंदी हो जाता है। यानी जिसको सरलतम रूप हम देते चले जाते हैं वही मानक हिंदी हो जाता है। ये आपका मानक हिंदी लिखा हुआ है और ये व्याकरणिक हिंदी लिखा हुआ है। व्याकरण में हम देखते हैं किसी भी वर्ड को या किसी भी शब्द को कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं और वह कैसे वहाँ पर आया। जैसे हम अगर लिख दें कमल, तो मानक हिंदी में तो आप इसको केवल कमल ही जानेंगे, लेकिन अगर व्याकरणिक हिंदी की बात की जाए तो इसमें कितने वर्ड आ जाते हैं, इसमें 6 वर्ड आ जाते हैं। का होगा, फिर आ होगा, फिर मा होगा, फिर आ होगा, फिर ला होगा, फिर आ होगा। यानी कमल में कितने वर्डों की संख्या, यहाँ पर देखिए हमको 3 ही वर्ड दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने वर्ड हैं, 6 वर्ड हैं। इस चीज़ को बताता कौन है, इस चीज़ को बताता हमारा व्याकरण। ठीक, यही होता है कि किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने एवं शुद्ध स्वरूप प्रदान करने को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। चलिए आज हम हिंदी व्याकरण देखेंगे और इसके सिलेबस को देखेंगे। इस व्याकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इत्यादि भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी हिंदी व्याकरण है, तो उससे क्या होता है, समस्त चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगे। तो व्याकरण में सिलेबस क्या होता है, समस्त जितने भी एग्जाम आपके होते हैं सबका सिलेबस एक ही जैसा होता है। बस क्या होता है, कुछ में थोड़ा सा सिलेबस बृहद देता है, अंदर से दे देता है, और कुछ में क्या होता है, जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा ऊपर से ही दे देता है, यानी कम पूछता है। कुछ में क्या करता है, गहराई से पूछता है। ठीक, अब हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमको पढ़ना है वर्णमाला। सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, संधि पढ़ना है। यानी वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर कहते हैं वर्ण के मेल को ही क्या कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। और शब्द में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये देख लीजिए। जैसे अब शब्द के कितने स्वरूप हो जाते हैं, 4 भाग हो जाते हैं। ठीक, पहला तो आपका होगा सार्थक और निरर्थक, लेकिन इसी में आपको जैसे पर्यायवाची भी पढ़ना होगा। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची पढ़ना होगा। इसी को कहते हैं समानार्थी। इसके बाद अनेकार्थी भी इसी में आपको पढ़ना होगा। विलोमार्थी पढ़ना होगा। एकार्थी पढ़ना होगा। रूढ़ पढ़ना होगा। यौगिक पढ़ना होगा। योग रूढ़ पढ़ना होगा। इसके बाद इसी में आपको तत्सम तद्भव पढ़ना होगा। देशज विदेशज पढ़ना होगा। संकर शब्दों को पढ़ना होगा। फिर इसी में शब्द में ही आपका आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय। ठीक, इतना आपको शब्द में पढ़ना होगा। ठीक, इसके बाद समास आपको पढ़ना होगा। समास के बाद आप पढ़ सकते हैं कारक, विभक्ति, लिंग, वचन। इसके बाद आपको पढ़ना होगा काल, फिर आपको रस, छंद, अलंकार। ये आपका सामान्य सिलेबस है, यानी इतना हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक,
वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, शब्द हो गया, समास हो गया, कारक विभक्ति लिंग वचन हो गया, और इसके बाद यहाँ पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी, विलोमार्थी, एकार्थी, रूढ़ यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। इत्यादि चीज़ें आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, जैसे आपका यूपीएसआई का होता है, शायद उसमें पत्र पत्रिकाएँ भी दे देता है, यानी पत्र लेखन भी दे देता है कि पत्र को कैसे लिखना है, कैसे देखना है। इसके बाद अगर और आगे आप जाते हैं तो जो यहाँ पर देखिए, ये केवल आपका साधारण है। जब आप और आगे जाते हैं तो वहाँ पर क्रिया भी मिलेगा। जब आपको क्रिया मिलेगा, जो यहाँ पर क्रिया दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका छोटा एग्जाम है तो केवल क्रिया से पूछ लेता है, जैसे टेट सीटेट का एग्जाम है तो क्रिया से केवल पूछ लेता है। लेकिन आप यूपीएसआई पढ़ते हैं या यूपीपी पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, क्रिया के भागों को भी पूछता है। जैसे क्रिया के 4 भाग होते हैं तो इन चारों भागों में क्या होता है, ये भी पूछेगा। इसके बाद काल क्या होता है और काल के कितने भाग होते हैं, इसके अंदर से पूछेगा। फिर इसके बाद सर्वनाम क्या होता है, ये पूछेगा। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के भाग कितने होते हैं और उसमें कितने अंदर होते हैं, वो भी पूछेगा। यहाँ गहराई से पूछ लेता है, बस ये होता है। वनडे एग्जाम में थोड़ा गहराई से पूछता है, और जो आपके छोटे एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें क्या होता है, ऊपर से ही पूछ लेता है। बस यही आपका सिलेबस है हिंदी व्याकरण का, ठीक। और भाषा तो आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद देखिए, एक चीज़ और बचता है आपका साहित्य। इधर जगह है, लिख देते हैं साहित्य। जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। ये भी एग्जाम में किस प्रकार पूछता है, ये भी आप जान लीजिए। साहित्य के 4 भाग होते हैं। पहला होता है आदिकाल, दूसरा होता है भक्तिकाल, तीसरा होता है रीतिकाल, आज हम केवल सिलेबस ही देख रहे हैं। चौथा होता है आपका आधुनिक काल, इतना मान के चलिए। जैसे यूपीपी वगैरह का होता है या टेट वगैरह का जो पेपर होता है, उसमें आदिकाल से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक। यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा जाता है, भक्तिकाल और आधुनिक काल से। और सबसे कम क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, आदिकाल से। और भक्तिकाल में सबसे ज़्यादा कौन आते हैं आपके, वही कबीर हो गए, बिहारी हो गए, तुलसी हो गए, घनानंद हो गए, केशव हो गए, सूरदास हो गए, यही सब आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद सॉरी, बिहारी तो रीतिकाल में आते हैं। इसके बाद आधुनिक काल में आपके जो 6 भाग होते हैं, उन 6 भाग से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। केवल इसमें आपका क्या पूछा जाता है, कवि एवं रचना, ठीक। दूसरी चीज़, वनडे एग्जाम में कभी भी मान लीजिए कभी पूछ लिया क्वेश्चन तो पूछ लिया, लेकिन वनडे एग्जाम में वैसे किसी भी कवि का जीवन परिचय नहीं पूछता है। यानी किसी भी कवि का जो संबंध होता है वो नहीं पूछता है, केवल रचना एवं कवि के बारे में पूछ लेता है, किस कवि की कौन सी रचना है ये पूछता है, जीवन परिचय नहीं पूछता है। हालांकि जब हम आपको पढ़ाएंगे साहित्य तो जीवन परिचय भी थोड़ा सा बता के पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग जानते रहिएगा कि जीवन परिचय पर आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है कवि एवं रचना। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य में पुरस्कार भी पूछता है, पत्र एवं पत्रिकाएं पूछता है। बस पुरस्कार में सबसे ज़्यादा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाता है। पत्र पत्रिका में साधारणतः आपकी जो नवीन पत्रिकाएं होती हैं यही पूछा जाता है। इतना आपका सिलेबस है, ठीक। आज इतना ही देखेंगे। कल हम लोग वर्णमाला शुरू करेंगे और वर्णमाला के बारे में जानेंगे, ठीक। धन्यवाद।